अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री नाइन्थ में जो है आज हमने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है और फर्स्ट चैप्टर में जो है चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं केमिस्ट्री का, फिर केमिस्ट्री से जो है हम आगे जाके एटम के बारे में पढ़ते हैं और मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। सही है, तो जो है स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। जो है केमिस्ट्री किसको कहते हैं, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इसका मेन जो बाउंड्री है, जो कॉन्सेप्ट्स है, इसमें क्या क्या आते उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। फिर जो है आगे हम जो लेक्चर है उसकी तरफ जाते हैं। सही है, केमिस्ट्री हमारे पास एक ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं जहाँ पे जिसमें हम फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। सही है, जो है केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस का जिसमें हम फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डील्स विथ केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के बारे में। सही है, एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे एक ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पे हम जो है एटम के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, फिर जो है आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जिसमें जो है हम किसी भी एटम के रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। सही है, रिएक्शन से मुराद सपोज़ अगर मैं आपको एक जो है यहाँ पे रिएक्शन जो है आपको समझा दूँ, इसको कहते हैं CH4। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और इसका रिएक्शन हमने करवाया है ऑक्सीजन के साथ, जो कि ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इस साथ साथ जो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। अब जो है इस केमिकल का नाम मैंने आपको बताया मीथेन। मीथेन को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में किस तरह का कंडीशन चाहिए, कंडीशन से यहाँ पे मुराद मतलब इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना जो है इसको प्रेशर चाहिए, आया इसके रिएक्शन के लिए कोई कैटलिस्ट हमें रिक्वायर है या नहीं। इसी तरह जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा, कितना एनर्जी ये रिलीज़ कर रहा है, कितना एनर्जी इसको हमने प्रोवाइड करना है। ये पूरे जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये जो कंडीशन है मीथेन के रिएक्शन के लिए, इसको हम कहते हैं मीथेन का क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो बेसिकली आप इस तरह कह सकते हो किसी भी केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, उसके बाद जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो है साइज़ हुआ एटम का शेप हुआ, एटम का कलर हुआ, इसी तरह जो है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, लाइट को किस तरह एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पूरा जो है हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको क्या बताया, कलर हुआ, शेप हुआ, साइज़ हुआ, ज्योमेट्री हुआ, इसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। ये मुकम्मल जो है हम जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। अब ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है केमिस्ट्री के किस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, वो जो है हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पुराना जो डेफिनेशन था वो हमें ये कहता था कि जो है केमिस्ट्री एक ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं जहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हट के भी जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, वो भी जो है केमिस्ट्री के एक ब्रांच में हम स्टडी करते हैं जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के बारे में। सही है, और जो है किस ब्रांच में पढ़ते हैं, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सही है, अब जो है सवाल ये है कि जो है चूँकि हमने ये कहा कि हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, तो सवाल ये है कि एटम कहाँ से आया, एटम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो इसके लिए जो है यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैटर के एक थ्योरी से निकला है। मैटर, पूरा जो डिस्कशन है नाइन्थ में ना, नाइन्थ केमिस्ट्री में, वो पूरा मैटर के बारे में। मैटर क्या है, मैटर हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि जगह भी घेरता हो और साथ साथ उसका जो है वज़न भी हो। ठीक है, आप इस तरह कह सकते हो मैटर कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव रेस्ट, या फिर एंड हैव मास। ठीक है, ये जो बाद में एक और डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अब ये वाला देख लें, मैटर ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास।
मैटर जो है हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसका वज़न भी हो और साथ साथ वो जगह भी गिरता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। सही है, लेकिन करंटली हमारे पास एक नया डेफिनेशन है और वो नया डेफिनेशन एक कन्फ्यूजन की वजह से क्रिएट हुआ, और वो कन्फ्यूजन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर मैटर का जो नया डेफिनेशन है उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सही है, अब जो है आप कंसिडर करें ये हमारे पास सन है, ठीक है, और सन में से जो रेज आ रहा है, क्या वो रेस पार्टिकल है या फिर हमारे पास सिर्फ वेव है? क्या उसमें पार्टिकल भी होते हैं या वो सिर्फ वेव है? जो है बहुत सारे ऐसे आगे जाके जो है हायर क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि वो ये कह रहा है कि जो लाइट पार्टिकल है ना, जो लाइट है उसमें भी पार्टिकल भी होता है। सिंपली जो है आप इस तरह कह सकते हो ना, आप मेरे हाथ को यहाँ पे देख ले, जो है जब मैं अपना हाथ यहाँ पे जो है रख रहा हूँ तो पीछे इसका शेडो बन रहा है, और शेडो कभी भी जो है मुकम्मल वेव की वजह से नहीं बनता, पार्टिकल होना चाहिए। सपोज़ जो है लाइट में पार्टिकल है ना, कि वो आके मतलब मेरे हाथ के साथ टकरा के, अब चूँकि पार्टिकल इसमें से पास नहीं हो रहा, इस वजह से पीछे शेडो बन रहे हैं। और इसी तरह आगे जाके एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इस थ्योरी को या इस एक्सपेरिमेंट को जो है किसने परफॉर्म किया? आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने बाकायदा प्रूव किया कि लाइट में पार्टिकल भी होते हैं। तो अब ये कन्फ्यूजन है कि क्या जो है ये रेज़ जो है, हमने यहाँ पे जो रेज़ लिखा है, जो लाइट का रेज़ है, क्या वो पार्टिकल है भी या नहीं? ठीक है, हमने किस तरह प्रूव किया? हमने कहा कि यहाँ पे जो है अगर मैं एक सब्सटेंस रखूँ, एक जो है मैटर रखूँ, तो ये जो है पीछे आप देख रहे होंगे, मतलब इसका जो है शेडो बन रहा है। अब वो शेडो किस वजह से? वो रेज़ की वजह से है। और सवाल क्या था, क्या इस रेज़ में पार्टिकल है भी या नहीं? अगर पार्टिकल है तो ये मैटर हो सकता है या नहीं? अगर जो है हम ये कहें कि पार्टिकल नहीं है, तो बाकायदा ये प्रूफ हो चुका है कि पार्टिकल है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये मैटर हो सकता है या नहीं? तो हमने कहा कि नहीं, ये मैटर नहीं हो सकता। क्यों मैटर नहीं हो सकता? जो है हालांकि हमने कहा ना कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास होना चाहिए। तो इसका जो रेज़ है ना, इस रेज़ में एक तरह का जो है पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं फोटोन, और फोटोन का अपना जो है मास है, फ़ोटोन का अपना मास है, जो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में बाकायदा हमें बताया जाता है कि फ़ोटोन में इतनी मास क्रिएट होती है कि मतलब जब वो जो है एटम की सरफेस पे लगता है, उसमें से कुछ पार्टिकल जिस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है। तो इससे बाकायदा हमें मतलब जो है प्रूफ होता है, एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें ये बताता है कि फ़ोटोन में जो है पार्टिकल जो है जो रेस है उसमें जो है हमारे पास जो लाइट रेस है उसमें फ़ोटोन है जो कि पार्टिकल है। लेकिन ये मैटर नहीं हो सकता। क्यों मैटर नहीं हो सकता? क्योंकि जो फोटोन के पास जो मास है ना, वो उस मास को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। अब रिलेटिविस्टिक मास क्या है? दो तरह के मास असल में, एक हमारे पास होता है रेस्ट मास और दूसरा होता है रिलेटिविस्टिक मास। रेस्ट मास हम किसको कहते हैं? किसी भी पार्टिकल को जब हम रेस्ट पे लेके आते हैं, उसकी कोई मूवमेंट ना हो, इसके मास को अभी हम कहते हैं रेस्ट मास। और जो है जब एक पार्टिकल विद स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है और उसके मास में जो है उसके स्पीड की वजह से उसमें मास आ रहा है, उस मास को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, सिंपल जो है बेसिक लेवल पे मैं आपको ये समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपकी तरफ जो है एक बुलेट जो है मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ, आप आसानी से कैच करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट एक बंदा जो है अगर उसी चीज़ को जो है पिस्टल से फायर करे, तो वो कैचेबल नहीं होगा ना, क्योंकि इतना स्पीड होगा, स्पीड की वजह से उसके मास में भी मतलब शायद थोड़ा बहुत मतलब इंक्रीमेंट हो, अगर हम मतलब सिंपल इसको इस तरह सोचें। तो जो है हम अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की वजह से मूव कर रहा हो, जब जो है आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, मतलब बुलेट को, आप सोच लो कि मतलब लाइट पार्टिकल कितना जो है स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो जो है लाइट पार्टिकल में असल जो मास है ना, वो उसके जो है स्पीड की वजह से है। जैसे ही लाइट का जो पार्टिकल है आ रहा है, उसको मैं एकदम से रोकता हूँ, उसका मास जो है ख़त्म होता है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। तो जो है हम ये कहते हैं कि जो लाइट पार्टिकल है वो तो पार्टिकल है लेकिन मैटर नहीं हो सकता। क्यों मैटर नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास जो है रेस्ट मास नहीं, सिर्फ मास नहीं, इसके पास मास है इसके पास, लेकिन क्या नहीं है? रेस्ट मास नहीं है। इसी वजह से मैटर का डेफिनेशन में जो है हम थोड़ा सा एडिशन करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव रेस्ट मास। रेस्ट मास का होना लाजमी है। अब इसके पास भी तो मास है, लेकिन ये जो है हमारे पास मैटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास रेस्ट मास नहीं है। उसको आप रेस्ट पे लेके आओ, अगर उसके पास मास है तो वो जो है हमारे पास मैटर भी हो सकता है।
अगर जो है रेस्ट मास नहीं है, सिर्फ रिलेटिविस्टिक मास है। दोबारा बताता हूँ, रिलेटिविस्टिक मास ऐसे मास को कहते हैं जो कि किसी भी पार्टिकल में जो है आता है उसके मोशन की वजह से, उसके स्पीड की वजह से, तो हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मास। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद जो है अब ये सोच ले कि जो है मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर किस चीज़ से बना है। ठीक है, सवाल तो आता है ना, सपोज ये मार्कर हमारे पास मैटर है, ये किस चीज़ से बना है। तो इसके लिए हमारे पास जो है एक थ्योरी, तब फर्स्ट स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो है मैटर की कंपोजिशन के बारे में एक थ्योरी जो है हमें हिस्ट्री में मिलता है, जिसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ मैटर, थ्योरी ऑफ मैटर। इसको आप थोड़ा सा मतलब जो है ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करें, आपको समझ में आएगा। पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर एक ऐसा थ्योरी जो कि हमें ये बताता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये जो मैटर है ना, ये इंडिविजुअल इतना बड़ा नहीं है, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है जो कि एक जगह पे जमा होकर एक बड़े जो है मैटर को, एक बड़े सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ मैटर बेसिकली जो है हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे पास मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सपोज जो है आप इस तरह कंसिडर करो ना कि जो है हमारे पास एक इस तरह का सब्सटेंस है जो कि मैटर है। अब इस मैटर में छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल। अब इस छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसमें से। पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर हमें बताता है कि हर मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। इस थ्योरी का जो बेस है, इसका बुनियाद है, किसने रखा, दो जो है हमारे पास फिलोसोफर थे, एक था डेमोक्रिटस और दूसरा था लिविस्पस। डेमोक्रिटस और लिविस्पस हमें ये गाइड करता है, हमें ये बताता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इसका जो थ्योरी था, इसका कोई मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था। एक्सपेरिमेंटली हमने कभी भी इसको वेरीफाई नहीं किया कि मतलब जो है आया इस तरह है या नहीं, क्योंकि उस ज़माने में जहाँ पे मतलब डेमोक्रिटस और लिविस्पस ने इस कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया, उस ज़माने में हमारे पास इतने मॉडर्न डिवाइसेस थे नहीं जिसके थ्रू जो है हम इसको प्रूव कर सके कि वाकई मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन करंटली हमारे पास क्योंकि ऐसे टेक्निक्स है, हमारे पास ऐसे डिवाइसेस है जो कि बाकायदा हम मैटर को मतलब प्रूव कर सकते हैं कि वाकई मैटर जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि मैटर की जो कंपोजिशन है वो एटम है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर से। ठीक है, अब इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं कि एटम क्या है, क्योंकि हमने जो है डेफिनेशन में लिखा है डील्स विद द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के बारे में। तो एटम क्या है, जब एटम को हम समझेंगे फिर इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस पोर्शन को मैं जो है रब करूँगा। आप कोशिश करें पेंसिल और जो है अपने पास कॉपी रखें, और साथ साथ जो पॉइंट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आप नोट करें। सही है, तो जो है अभी के लिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में कि एटम क्या है। सही है, तो जो है आपने लोअर क्लासेस में एटम के बारे में पढ़ा होगा कि एटम किसको कहते हैं, एटम के कौन कौन से सब पार्टिकल है, ये चीज़ें जो है हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट आया एटम का, एटम किसको कहते हैं। अच्छा, इस लेवल पे हम बहुत बेसिक जो है मान के चलते हैं कि एटम क्या है। हायर लेवल में क्वांटम केमिस्ट्री में जो है हम क्वांटम एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, जो कि हायर स्केल पे, हायर लेवल में आपको देखने को मिलेगा। सही, यहाँ पे बहुत जो है मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ एटम के बारे में। एटम क्या है, एटम को कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is further अनडिविजिबल। अनडिविजिबल का मतलब है अनडिवाइडेबल, मतलब मैटर का एक ऐसा छोटा ज़र्रा जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सकता हो, फर्दर उसको हम कट ना कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है दोबारा एटम का, ये यही से ही निकला है, पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर। असल में जो छोटा पार्टिकल है उसको ग्रीक में एटोमस कहा जाता है, और एटोमस का मतलब है, उसका मीनिंग है फर्दर अनकटेबल, उसको हम कट ना कर सकते हो। ठीक है, फिर जो है मॉडर्न में हमने इसका डेफिनेशन थोड़ा सा रेक्टिफाई किया, हमने कहा कि एटम एक ऐसे पार्टिकल को, मैटर के एक ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जो कि फर्दर अनडिविजिबल हो। ये कब तक था, ये 18वीं सेंचुरी तक हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि मैटर ऐसे पार्टिकल को कहते हैं, ऐसे पार्ट ऑफ मैटर को कहते हैं फर्दर अनडिविजिबल हो। लेकिन आज हमें पता है ना कि जो एटम है उसकी भी कोई कंपोजिशन है,
ये किस तरह पॉसिबल हुआ? 18वीं सेंचुरी में जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रूग। विलियम क्रूग ने कैथोड रे ट्यूब इन्वेंट किया, और कैथोड रे ट्यूब जो है हमें ये जो है उसके थ्रू हमने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल है जिसे हम क्या कहते हैं? सब पार्टिकल। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा मैटर की कंपोजिशन, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम का अगर कंपोजिशन हम निकालें, इसका कंपोजिशन अगर हम डिफ़ाइन करें, 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। वैसे बहुत चीज़ें हैं लेकिन इस लेवल में हम 3 जो है काउंट करते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि ई माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक पी जो है उस पर पॉजिटिव साइन है, और एक जो है एन है। ई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, पी प्रोटॉन को शो कर रहा है, और एन न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये भी एटम के अंदर है, और इसको हम क्या कहते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसको हम कहते हैं सब पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है। एटम के सब पार्टिकल, जो पार्टिकल एटम के अंदर है उसको हम कहते हैं सब पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के अंदर पार्टिकल, उसको हम कहते हैं सब पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। जब हमें ये पता चला कि एटम के अंदर भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो साइंटिस्ट ने ये जो है कोशिश किया, उन्होंने ये ट्राई किया कि हम इसको ये डिफ़ाइन करें कि क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है एटम में इसी तरह इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब इसी तरह जो है किसी ख़ास मैनर में समेटा हुआ है, या इस तरह जो है इरेगुलरली जो है एटम में मौजूद है, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी इस कोने में है, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में, या इसका जो है रेगुलर अरेंजमेंट है, कोई ख़ास अरेंजमेंट है, ठीक है। फ़िलहाल जो है इसका एक मैं स्कीमेटिक डायग्राम ड्रा करता हूँ समझाने के लिए कि मतलब एटम को अगर हम जो है ड्रा करें बेसिक लेवल में तो किस तरह है। जो है इस तरह की जो है शेप से हम मोस्टली एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इन जो लाइन मैंने अब ड्रा किया, इन लाइन का भी अपना मतलब है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम के सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मिलता है या जो है एग्जिस्ट करता है, इस पार्ट ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट ऑफ एटम को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो रह गया क्या? इस पे जो है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस पे एक तरह का चार्ज आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, और इसी चार्ज को हम क्या कहते हैं? इसी चार्ज को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर आ रहा है वो किस वजह से है? वो प्रोटॉन की वजह से है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो जो है न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमारे पास क्या होगा? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शेल, या फिर एनर्जी लेवल, या फिर उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। 3 चीज़ मैंने आपको कहा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करे उसको हम शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल, या फिर ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें मज़ीद पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि प्रोटॉन सपोज़ एक एटम में है जहाँ पे 3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन एक दूसरे के साथ रिपल्जन नहीं करेगा, एक दूसरे को धक्का नहीं देगा, एक दूसरे से अवे मूव नहीं करेगा, ऑफकोर्स करेगा। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के फोर्स आपको देखने को मिलेगा। एक हमारे पास होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? प्रोटॉन टू प्रोटॉन के दरमियान जो रिपल्जन है उसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरे फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? ये एक ऐसा फोर्स है जो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगा रहा है ताकि प्रोटॉन को अंदर समेट ले। सपोज़ आपके पास बहुत सारे मतलब जो है आप कह सकते हो मतलब बहुत सारे आपके पास मटेरियल है, आप इसको एक छोटे हिस्से में जमा करना चाहते हो लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? उसको पुश करेंगे, एक जगह पे पुश करेंगे ताकि वो जो है पूरा समेटे हुए जो है सेंटर में रहे या फिर एक जगह पे रहे। तो इसी तरह जो है यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है ना वो प्रोटॉन को अंदर की तरफ यहाँ जो है सेंटर में दबाए रखा है ताकि वो पूरा जो है क्या हो, मतलब सेंटर पे जमा हो। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन ना हो तो प्रोटॉन रिपल्जन करके जो है एटम से न्यूक्लियस से बाहर आएगा। तो इस तरह चुन के जो है न्यूट्रॉन का फोर्स जो है ज़्यादा है उसको समेटे रखा है, इस वजह से इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो प्रोटॉन टू प्रोटॉन के दरमियान है उसको हम कहते हैं
वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसी तरह जो है किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है, सपोज इसमें 3 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। अगर जो है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इकट्ठा अगर हम बताएं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में से केमिस्ट्री मैंने जो है आपको समझाया केमिस्ट्री क्या है, फिर उसमें जो है हमने केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। फिर उसके बाद जो है मैटर का जो नया डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया। फिर जो है मैटर की कंपोजिशन क्या है, एटम। तो एटम को आज थोड़ा सा हमने बेसिक लेवल पे डिस्कस किया कि एटम क्या है। ठीक है, उसमें पार्टिकल होते हैं और हर पार्टिकल का अपना एक स्पेस जो है एटम में होता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो लेक्चर है इंशाल्लाह वो होगा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी रिकमेंडेड टॉपिक है। ठीक है, कि जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैटर की 2 क्लासेस है, एक हमारे पास है प्योर सब्सटेंसेस का और इम्प्योर सब्सटेंसेस का। प्योर सब्सटेंसेस किस बेसिस पे डिवाइड हुआ, किस वजह से हमने इसको प्योर कह रहे हैं, और इसी तरह इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्यों हम इम्प्योर कह रहे हैं, वो जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। सही है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो है आपको कोई